हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, गुड इवनिंग। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 29th ऑफ अगस्त 2022। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं हम अपनी आज की क्लास का स्ट्रक्चर और उसके बाद शुरू करते हैं क्लास को। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है, डेली बेसिस पे हम लोग 5 न्यूज़ और 5 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। क्योंकि आज इस क्लास को हम लाइव नहीं रख पाए, मुझे रिकॉर्डेड क्लास रखनी पड़ रही है, तो आज हम न्यूज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी न्यूज़ होगी? फर्स्ट न्यूज़, प्रधानमंत्री जन धन योजना, नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब जैसे अगर मान लो कि आप बोलो कि किसी को जैसे ये सेट ऑफ लोग हैं और इनको हमने एकेडमिकली इंक्लूज करना, मतलब आप चाहते हो कि वो लोग और सीखें और पढ़ें। तो फाइनेंशियली इंक्लूजन का मतलब कि इंडियंस को, लोगों को जो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम से अब तक नहीं जुड़ पाए, फाइनेंशियल सिस्टम से नहीं जुड़ पाए, उनको फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना। तो ये स्कीम आज से 8 साल पहले आई थी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू की गई थी। समझेंगे इस स्कीम के बारे में। सेकेंड न्यूज़ है नेशनल स्पोर्ट्स डे 2022। इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, रीज़न समझेंगे क्यों आज के दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। थर्ड न्यूज़, यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि एक मतलब डिफेंस में तो इस टाइम पे सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, जिसकी कमीशनिंग होगी 2 सितंबर को। प्राइम मिनिस्टर, मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो कमीशन करेंगे विक्रांत को। तो अब यहाँ पर डिस्कशन है कि उसके ऊपर, मतलब एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट। अब हम ये नहीं चाहते कि जो हमारे पुराने मिग 29 हैं, ठीक है, जो वैसे ही कुछ सालों में हमको डी कमीशन करने, हम उनके साथ मतलब उनको विक्रांत पे यूज़ करें। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट हम उस पर यूज़ करें। अभी वैसे तो तेजस का भी एक नेवल वर्जन है, पर फिर भी तेजस इतना ज़्यादा आप कह लो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अभी नहीं बना पाता, क्योंकि न्यू एयरक्राफ्ट है, बहुत कम नंबर में, उसकी प्रोडक्शन में टाइम भी लगेगा। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो दुनिया में काफ़ी सारी मतलब इम्पैक्ट डाल चुका है, वॉर्स वगैरह में उसको यूज़ किया गया, ऐसा एक एयरक्राफ्ट यूज़ करें हम विक्रांत पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे F-18 सुपर हॉर्नेट। तो ये यूएस मेड फाइटर एयरक्राफ्ट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फोर्थ न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट किया उन्होंने इंडिया का फर्स्ट अर्थक्वेक म्यूजियम। तो ये अर्थक्वेक मेमोरियल अर्थक्वेक म्यूजियम क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसको समझेंगे। लास्ट न्यूज़ है हमारी कंट्री का लीडिंग व्हीकल मैन्युफैक्चर। बिल्कुल बात हो रही है मारुति सुजुकी की। तो सोचो, इतने सालों के बाद भी इंडिया की जो पूरी ऑटोमोबाइल का सेक्टर है उसमें मारुति सुजुकी लीडर चल रहा है। ठीक है, 40 साल इंडिया में मारुति सुजुकी ने पूरे किए। काफ़ी बड़ा इवेंट रखा गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। मारुति सुजुकी ने अपने फ्यूचर प्लान्स अनाउंस किए, वो भी डिस्कस करें। ठीक है, शुरू करते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स मेरे बारे में। मेरा नाम है अभिनव जोशी। 4 साल से ज़्यादा टाइम से मैं स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़, प्रधानमंत्री जन धन योजना, नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। 8 साल पूरे हो गए हैं इस स्कीम को या इस इनिशिएटिव को, जो भी आप इसको बोलना चाहो। मोर देन 46.25 करोड़ बेनिफिशियरी। सोचो, दुनिया में अगर देखें, इतनी सिर्फ 2 कंट्रीज़ की पॉपुलेशन है, तो इंडिया, चाइना। उसके अलावा तो इतनी मतलब थर्ड पे अगर आप देखो यूएस आता है, उनकी पॉपुलेशन कुछ 34 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो 46.25 करोड़ बेनिफिशरीज है स्कीम के। इतने सारे लोगों को, बहुत सारे अकाउंट्स वगैरह बाद में शायद नहीं यूज़ किए गए, पर फिर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला इस स्कीम ने। तो इतने सारे बैंक अकाउंट्स, इतने सारे लोगों को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा गया, काफ़ी बड़े स्केल पे अमाउंट। अब देखो, अब आपको लगा कि अमाउंट तो इतनी ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली एक्सक्लूड वो लोग थे जिनके पास ज़्यादा आप कह लो कि मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं थे, स्ट्रांग नहीं थे, उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि उन्होंने कभी फील किया कि हमको अकाउंट की ज़रूरत है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास, मतलब अगर आप ज़्यादा अर्न नहीं करें तो आपको अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको लोन लेना है, इंश्योरेंस लेना है, गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी देना चाहती है। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम थी। जैसे आपने किसी को मान लो MG नरेगा की उसकी मतलब कोई आप उसने जो होता है ना कि इनकम कमाई, कुछ भी उसने अर्न किया, तो आपने उसको वो भेजना। अब कैसे भेजोगे अगर उसके पास अकाउंट ही नहीं है? कैश में दोगे तो फिर तो उसके पास पहुंचेगा नहीं, मिडिल मैन जो है वही सब खत्म कर देंगे। ठीक है, इस वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इससे होता क्या है, तो बैंकिंग, सेविंग्स, डिपॉजिट्स, अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब कुछ अवेलेबल करवाई जा सकती है किसी भी इंसान को। ठीक है, कोविड के टाइम पे फाइनेंशियल असिस्टेंस, PM किसान के अंदर सब्सिडीज, उसके अलावा MG नरेगा के अंदर सब्सिडीज, कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर गवर्नमेंट देना चाहती है, ये सब कुछ एक बैंक अकाउंट से पॉसिबल किया जा सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टाइमली एडुकेट क्रेडिट। मतलब वही कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही है इंडिया में, जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, वो सब आपको यहाँ पर
मिल पा रहा है। और इंडिया जैसी कंट्री में, हमारी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? देखो, अगर तो इंडिया में सब लोग इतना कमा रहे हैं कि हाँ उनका ठीक से लाइफ चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, तो हमको इतनी सोचने वाली बात नहीं। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग काफ़ी कम कमाते हैं, ठीक है, वो इतना भी नहीं कमा पाते कि जो डेली की ज़रूरत है उसको पूरी कर पाएँ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को बीच में आना होता है, गवर्नमेंट को उनको फाइनेंशियल हेल्प देने की ज़रूरत है। पर अगर गवर्नमेंट को यही नहीं पता कि फाइनेंशियल हेल्प भेजने का है, तो गवर्नमेंट के आगे भी आप कह लो कि एक बहुत बड़ा टास्क आ गया कि अब करें तो करेंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉन्च किया गया था 2014 में। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी एक तरह से इलेक्शन जीत के अपनी पावर संभाली, तो ये वन ऑफ द इनिशियल वो स्कीम्स इनिशिएटिव थे जिस पे बहुत पुश दिया था कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी ने, ठीक है। और लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, संभालती है इसको हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो आज देखो, क्वेश्चन तो नहीं हम करें क्योंकि एक रिकॉर्डेड वीडियो पर मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पर आपको किस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो सकता है कि ये स्कीम किस फील्ड से जुड़ी हुई है। फिर आपसे पूछा जा सकता है किस साल में लॉन्च हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्कीम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितने बेनिफिशियरीज है, क्योंकि नंबर ही बहुत बड़ा है, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज़, नेशनल स्पोर्ट्स डे 2022, ठीक है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। असल में इंडिया ट्रिब्यूट दे रहा होता है हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद जी को, जिनका जन्म हुआ था 1905 29 अगस्त, ठीक है। तो पहली बार 2012 वो साल था जब से हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया है। इसी दिन हम लोग बड़े बड़े जो अवार्ड्स होते हैं, खेल रत्न अवार्ड्स, जो भी हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े अवार्ड्स होते हैं, उनको भी अनाउंस करते हैं, ठीक है। तो असल में देखो, नेशनल स्पोर्ट्स डे का ये तो मोटिव है ही है कि मेजर ध्यानचंद जी के बारे में पूरी कंट्री में बताया जाए, पर ये भी मोटिव है कि स्पोर्ट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। तो स्पोर्ट्स का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि नहीं जो स्कूल के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, उनको प्रमोट करो, वो मेडल जीतेंगे। इसके और भी बहुत मतलब, जैसे फिट इंडिया में भी स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद, जिनको विजिट ऑफ हॉकी बुलाया जाता था, अब तक के सिर्फ इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं, अगर देखा जाए दुनिया के अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर, ठीक है, मेन्स हॉकी के। जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905। कहाँ पर जन्म हुआ था? तो आज के हिसाब से यूपी प्रयागराज, ठीक है। तो 3 ओलंपिक गेम्स में इन्होंने इंडिया को, मतलब अगर देखा जाए इनके पास 3 ओलंपिक गोल्ड हैं, ठीक है। 28, 32, 36। तो इंडिपेंडेंट इंडिया बना उससे पहले मतलब इन्होंने खेलना छोड़ दिया था, ठीक है। और जो पहली हमारी जो टीम बनी थी और जो न्यूजीलैंड गई थी 1926, उसके भी ये पार्ट थे। और 400 इंटरनेशनल गोल्ड जिन्होंने अपने करियर में मतलब स्कोर किए 1926 से 1948 के बीच का इनका करियर था। और 2012 में डिसाइड किया गया नेशनल स्पोर्ट्स डे होगा। और मतलब इंडिया के सारे जो बड़े अवार्ड गवर्नमेंट ने इनको दिए, पद्म भूषण अवार्ड दिया। इन्होंने अपनी जो लाइफ का लास्ट मतलब इनका जो मतलब जिस दिन की डेथ हुई थी वो थी 3 दिसंबर 1979 दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ध्यानचंद इंडियन हॉकी प्लेयर लेजेंड, और जन्म इनका बता दिया हमने, डेथ के बारे में हमने इनकी बात कर ली, ठीक है। बाकी आपने इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ, मतलब जो बहुत फेमस है कि एक बार इनको ये ऑफ़र किया गया था, नाजी आर्मी ने इनको ये ऑफ़र किया था, मतलब उनमें से मैक्सिमम चीज़ें सच हैं। ये इतने ग्रेट प्लेयर थे कि, और ऐसा था कि मतलब हॉकी एक ऐसा स्पोर्ट था जिसमें दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज चाहती थी कि उनकी टीम बेटर बने। तो बहुत सारी कंट्रीज़ को ऐसा लगता था कि ये एक प्लेयर ही इतना स्ट्रांग है कि अगर हमको ये मिल जाए तो हमारी टीम बहुत आगे चल जाए। तो इनको बहुत बार ऑफ़र किया गया कि आप हमारी कंट्री की तरफ से खेलो, आपको ये ऑफ़र करेंगे। पर मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़े देश प्रेमी थे, मैं बोलूँगा बहुत सिंपल इंसान थे, ठीक है। इनके पास जो था जितना था, इनको बहुत उसमें खुश थे, ठीक है। इंडियन आर्मी में सर्व करते थे, इनको जो अपनी कंट्री में मिला था उससे ये बहुत ज़्यादा खुश थे। इनको उसके अलावा इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं और कुछ मिल जाए, किसी और कंट्री में चला जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत तरह की आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है, किसको याद करने के लिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, मेजर ध्यानचंद जी के पास कितने गोल्ड मेडल है, कौन कौन से साल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीते, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपनी थर्ड न्यूज़ पे। तो कमीशनिंग होनी है इंडिया के पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की। देखो, पहला इंडिजीनियस जो हमारी कंट्री में बना है, वैसे तो एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास पहले विक्रांत भी रहा है और विक्रमादित्य भी रहा है। आप सोचोगे कि यहाँ पर भी विक्रांत लिखा, देखो लिखा तो यहाँ पर भी विक्रांत है, पर वो जो नाम है उसको आगे कंटिन्यू करें। जो पुराना वाला एयरक्राफ्ट कैरियर था विक्रांत, वो तो डीकमीशन हो चुका है, ठीक है। उसको तो अभी आपको पता होगा कि जो एक वो बजाज वी करके बाइक्स आती है ना, तो उसमें जो मेटल यूज़ किया गया वो विक्रांत का ही मेटल, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे, डिस्कस करते हैं। तो F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3, असल में इसको बोला जाता है कि दुनिया का वन ऑफ दी वर्ल्ड सबसे मोस्ट तो नहीं पर वन ऑफ दी एडवांस कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, खासकर नेवी के लिए। तो इसको यूएसए की नेवी बहुत बड़े स्केल पे यूज़ करती है।
और जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स है ये एयरक्राफ्ट उसको काफ़ी हद तक पूरा कर देगा। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, देखो अभी तो हमको इन्हीं दोनों पे ध्यान देना है, इससे अगले तो आईएनएस विशाल वगैरह तो बाद में बनेंगे, तो अभी जो भी जरूरत है वो इन दोनों के हिसाब से। विक्रमादित्य तो अभी काम कर ही रहा है, अभी कुछ दिनों के लिए सर्विस वगैरह में फिर से फंक्शन हो जाएगा, और विक्रमादित्य जो सॉरी विक्रांत जो है इसकी कमीशनिंग हो जाएगी। तो अभी हमको इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से रिक्वायरमेंट थी, और जो कि F-18 सुपर हॉर्नेट बिल्कुल पूरी करेगा, ठीक है। इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रिसीजन लैंडिंग। तो अगर आपको एक चीज़ पता हो कि जो एक फाइटर सॉरी एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, वो असल में होता क्या है, वो एक पानी में चलता हुआ एक बहुत बड़ा आप कह लो एक रनवे है, ठीक है। तो होता क्या है, फाइटर एयरक्राफ्ट को यहाँ लैंड भी करना होता है इतनी तेज़, और टेक ऑफ भी करना होता है, ठीक है। बहुत मुश्किल चीज़ होती है, अलग अलग इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं, आप मानोगे नहीं, पर लैंडिंग के लिए से बहुत हाई टेंसाइल वायर्स को यूज़ करना होता है, जो एक तरह से प्लेन को एकदम से पकड़ लेती है, ठीक है। और टेक ऑफ के लिए यहाँ पर प्लेन को नीचे से पुश दिया जाता है। तो जितना एक एयरफोर्स पायलट के लिए अपने प्लेन को लैंड और टेक ऑफ कराना है, नेवी पायलट के लिए उससे ज़्यादा मुश्किल है। पर इसमें इस तरह के इक्विपमेंट्स लगे हैं, इस तरह के फीचर है इस प्लेन के, जिसमें पायलट को और मदद मिल जाती है लैंडिंग और टेक ऑफ में। तो ये काफ़ी फ़ायदा देगा, क्योंकि इंडियन ओशन एक काफ़ी रफ सी है, तो वहाँ पर अगर विक्रांत या विक्रमादित्य सेल करें तो पायलट्स को बहुत मुश्किल होने वाली है टेक ऑफ और लैंडिंग में, ठीक है। विक्रांत आपको पता ही, हमने इस पर पहले बात करी थी, लार्जेस्ट वॉरशिप जो इंडिया में आज तक बनाया गया है। पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हमने खुद डिज़ाइन बिल्ड किया, ठीक है। डिज़ाइन इसका जो मतलब इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के अंदर काम करती है, ठीक है। यहाँ डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, डिज़ाइन तो इसको जो नेवी के अंदर होता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ नेवल डिज़ाइन इंजीनियरिंग, उन्होंने डिज़ाइन किया, मैन्युफैक्चर किया है इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। और इसके सारे जो सी ट्रायल फेस ट्रायल है वो पूरे हो चुके हैं, अभी अपनी कमीशनिंग के लिए पूरा रेडी है। जो आईएनएस विक्रांत है, तो मैंने आपको बताया असल में इंडिया का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसने मतलब ज्वाइन किया था 1960 लिखा यहाँ पे 1961 में हमने इसको यूके से लिया था, ठीक है। तो जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था ना हमारी कंट्री को जो मिला, उसका नाम था आईएनएस विक्रांत। पर वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर था हमने उसको 1997 में डीकमीशन कर दिया था, उसके बाद उसको उसका काम लेना हमने बंद कर दिया था। तो वही नाम हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो काफ़ी दशकों तक आईएनएस विक्रांत ने सर्व किया, उसकी डीकमीशनिंग हुई थी 1997, ठीक है। 19,500 टन का वॉरशिप था, जिसको यूके से लिया था 1961 में। और 71 की जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी, उसमें तो बहुत ही बड़ा रोल था आईएनएस विक्रांत का। अगर आप देखो अभी का जो हमने नया आईएनएस विक्रांत बनाया, तो उसका जो जैसे आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे पुराना वाला जो विक्रांत था वो 19,500 टन का था, अभी वाला जो है ये 45,000 टन का है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा शिप है। और हम जो इसके बाद बनाने की कोशिश करेंगे विशाल, वो 65,000 टन का शिप होगा, तो वो और भी ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बाकी यहाँ पर बताया गया है कि वैसे तो नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुके हैं, पर नेवी तीसरा भी चाहती है कि एक और आए, उसका नाम होगा आईएनएस विशाल। तो अभी तो देखो टाइम लगेगा, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना बहुत सारा पैसा लगेगा, तो उसमें तो अभी टाइम है, अभी इतना जल्दी तो नहीं बनेगा। पर बिल्कुल हमारी होप होगी कि कम से कम अगले 8 से 10 सालों में तो जो विशाल है वो भी ज्वाइन करे इंडियन नेवी को। तो आपको लगा 8 से 10 साल तो बहुत ज़्यादा है, देखो इतना टाइम तो लगता है बना के रेडी करके कमीशन करने में, ठीक है। आप खुद सोचो कि आईएनएस विक्रांत जो अभी वाला है, इसको 2013 में, ठीक है, इसको मतलब इतना रेडी हो गया था कि फैक्ट्री से बाहर निकल गया, उसके बाद जो भी काम है इसमें फैक्ट्री के बाहर हुआ है, फिर भी अब 2022 में जाके इसकी कमीशनिंग हो रही है, ठीक है। तो F-18 सुपर हॉर्नेट ये एक ट्विन इंजन सुपरसोनिक ऑल वेदर फाइटर एयरक्राफ्ट है। और कुछ इंपॉर्टेंट है, पहली इसकी फ्लाइट हुई थी 1978 में। तो बोइंग और मैकडोनल्ड डगलस ग्रुप, ये दोनों ग्रुप है जो मिलकर इसको बनाते हैं। तो यूएसए में ऐसे बहुत होता है कि 2-3 कंपनीज एक ही प्रोग्राम में आके मिल जाती है, ऐसे कोई एक कंपनी के लिए एक फाइटर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करके बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है कि रिसेंटली F-18 बड़ा न्यूज़ में था, आपसे आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के बारे में पूछा जा सकता है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में पूछा जा सकता है, काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। आईएनएस विक्रांत जो पुराने वाला था उस पर भी पूछा जा सकता है। फोर्थ न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया इंडिया का फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल। तो बिल्कुल यहाँ पर जो गुजरात अर्थक्वेक असल में उसी से जोड़ा जा रहा है, इस अर्थक्वेक मेमोरियल को समझ लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया इंडिया का फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल, का नाम क्या है, इसका नाम है स्मृति वन, ठीक है। तो भुज गुजरात में, जहाँ असल में बहुत ही डेंजरस अर्थक्वेक आया था 2001 में, वहीं पर इस मेमोरियल को बनाया गया है। तो बहुत ही यूनिक मेमोरियल, इस तरह का मेमोरियल आपको दुनिया में तो बहुत कम देखने को मिलेगा। जब किसी एक नेचुरल क्लाइमेटी भी अगर एक मेमोरियल या म्यूजियम बनाया जाए, ठीक है, तो 12,000 से ज़्यादा लोग जिनकी जान गई थी इस बहुत ही डेंजरस अर्थक्वेक में, उनके यहाँ पर नामों को भी लिखा गया, ठीक है।
तो यहाँ पर एक अर्थक्वेक सिमुलेटर भी बनाया गया है कि आपको एक मतलब एक्सपीरियंस देगा कि अगर रिक्टर स्केल पे एक हैवी अर्थक्वेक आए तो उसका मतलब कैसा दिखता है, वो कैसा आपको एक्सपीरियंस होगा। जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है, बीजेपी प्रेसिडेंट जो गुजरात के वो प्रेजेंट थे। तो बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो 470 एकर्स के एरिया में इसको बनाया गया है। कोई जगह एक भुजियो हिल, भुज टाउन के पास एक भुजियो हिल जगह है, वहाँ पर असल में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। तो 26 जनवरी 2001 वो जो एक बहुत ही डेंजरस अर्थक्वेक आया था जनवरी 2001 में, जिसका एपी सेंटर क्या था, भुज। तो आपको आई होप इतना पता होगा कि, एक सेकंड में इसको बता देता हूँ, ठीक। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था, आई होप आपको पता होगा कि जो अर्थक्वेक है वो कभी भी अर्थ के सरफेस पे उसका ओरिजिनेशन नहीं होता, वो थोड़ा मतलब सरफेस के नीचे होता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि एपी सेंटर मतलब जैसे मान लो कि एक अर्थक्वेक आया मे बी दिल्ली के एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसका एपी सेंटर ढूंढ जाएगा कि कहाँ से वो जो अर्थक्वेक है वो बनना शुरू होता है। एपी सेंटर हमको बस ये समझाता है कि वो जो टेक्टोनिक क्रैक है असल में वो बना कहाँ पर है, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ पाए। बाकी यहाँ पर बताया गया कि जैसे आपने सेस्मिक मैप देखा होगा इंडिया का, जिसको अर्थक्वेक प्रोन मैप भी बताते हैं, कहाँ जोन 5 है कहाँ जोन 4 है, उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है। बाकी क्या क्या गुजरात की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए उस टाइम का जो अर्थक्वेक था उसको मतलब रिलीफ में क्या कुछ किया, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आए उसके बाद, उस पर यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है आपके सामने, जिसमें आप ये देख सकते हो कि इंडिया में जो अब तक के मेजर अर्थक्वेक्स आए हैं उनके रिक्टर स्केल पे क्या था। तो जैसे ये वाला जो अर्थक्वेक है 2001 गुजरात, रिक्टर स्केल 7.7। लातूर महाराष्ट्र 1993 रिक्टर स्केल 6.2। फिर था उसके अलावा उत्तरकाशी 1991 रिक्टर स्केल 6.8। कांगड़ा 19 कितना है 1905 रिक्टर स्केल 7.8। कश्मीर 2005, ये अर्थक्वेक बिल्कुल आपको याद होगा 7.6। तो ये तो आपको पता ही, इस एरिया में तो अर्थक्वेक आना ही आना है, तो सेस्मिक मैप के हिसाब से जोन 5 है। और 2004 इंडियन ओशन सुनामी और जो साथ में अर्थक्वेक आया था रिक्टर स्केल 9.1, तो ये तो एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक था, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा सकता है कि रिसेंटली मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली स्मृति वन बहुत न्यूज़ में था, ये क्या चीज़ है, किससे जुड़ी है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल कहाँ सिचुएटेड है। आपसे गुजरात अर्थक्वेक के बारे में पूछा सकता है, और बाकी जो इंडिया में बड़े अर्थक्वेक्स हैं उनके बारे में भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं आज की क्लास की लास्ट न्यूज़ पे। तो इंडिया का लीडिंग व्हीकल मैन्युफैक्चर मारुति सुजुकी, उसके 40 साल इंडिया में पूरे हो गए। थोड़ा आपको ये भी समझाऊंगा कि मारुति और सुजुकी में मतलब आज किसका कितना कंट्रोल है, क्या मारुति कंट्रोल करता है या सुजुकी कंट्रोल करता है, ठीक। तो इंडिया का लीडिंग व्हीकल मैन्युफैक्चर, आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मारुति सुजुकी ही बेचता है। 40 सालों ने इंडिया में पूरे कर लिए। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया कंपनी का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि वो बना रहे हैं हसलपुर गुजरात में, और एक पैसेंजर व्हीकल प्लांट जो कि बना रहे हैं हरियाणा में। आपने सुना होगा मानेसर के पास असल में उनकी फैसिलिटीज़ है, तो हरियाणा में भी वो एक्सपैंड कर रहे हैं, गुजरात में भी एक प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है। तो मारुति सुजुकी ने डिसाइड किया कि वो 10,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपने ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट में, ठीक है। और वो प्रोडक्शन शुरू कर देंगे 2025 तक। तो मारुति सुजुकी मतलब जो एक इंडिया चाहता है ना कि एक मतलब एक पूरा रेवोल्यूशन आ जाए, हम लोग शिफ्ट कर जाएं डीजल पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पे, तो उसमें मारुति सुजुकी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। तो मारुति उद्योग लिमिटेड असल में ये इंडिया में बना था 1981 में, एक सरकारी कंपनी थी। 1982 में जापानीज ऑटोमेकर सुजुकी के साथ मारुति ने जॉइंट वेंचर किया। तो मारुति उद्योग लिमिटेड असल में जो टारगेट था कि इंडिया में एक ऐसी गाड़ी लाना जो इंडियंस मतलब अफोर्डेबल भी हो, जिसको इंडियंस यूज़ कर सके, वो अकेला मारुति उद्योग पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए सुजुकी के साथ यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर करना पड़ा। मारुति सुजुकी बनी सबसे प्रेफर्ड ब्रांड इंडियंस के लिए, ठीक है। इसको इंडियंस ने बहुत पसंद किया। आपने मारुति 800 आज भी जो गाड़ी की प्रेजेंस है उसके बारे में फिर हमने पूरी कंट्री में देखा, ठीक है। कंट्री का लार्जेस्ट कार मेकर है मारुति सुजुकी। यहाँ तो ये अपनी गाड़ियाँ बेचते बेचते यहाँ से एक्सपोर्ट भी की जाती। ये लोग 50% 50% का जो एक तरह से मार्केट शेयर है उस वो इनका टारगेट है कि इससे कम इन्होंने अपना मार्केट शेयर होने ही नहीं देना। अगर आप देखो अभी मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर थोड़ा सा कम हो चुका है 43.38, नहीं तो 2018-19 में इनका मार्केट शेयर 51.2 पॉइंट था। तो अभी फिर से अपने जो 50% के टारगेट है उस पर जाना चाहते हैं। मतलब अगर आप यहाँ देखो तो इंडिया में अक्टूबर 2020 में जो इंडिया की पैसेंजर व्हीकल मार्केट थी उसका कितना हिस्सा किसके पास था, तो सबसे नंबर 1 पे है मारुति सुजुकी। दूसरे पे चल रहा है हुंडई। तो हुंडई ने काफ़ी सारा आप कह लो कि जो शेयर था मारुति सुजुकी का उसको हुंडई एक तरह से मतलब टेक ओवर कर लिया, ठीक है। फिर तीसरे पे अगर आप देखो तो तीसरे पे इस टाइम पे चल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, है ना। तीसरे पे महिंद्रा एंड महिंद्रा है। उसके अलावा
और यहाँ पर कौन कौन से आपको शेयर्स देखने को मिलेंगे, तो और है यहाँ पर होंडा, टोयोटा, रेनॉल्ट, एमजी, किया और फोर्ड, ठीक है। तो अगर आप देखो मारुति का हिस्सा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, मारुति के पास जो कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पर मारुति का कंट्रोल पिछले कुछ टाइम में कम हुआ है, जिसको मारुति फिर से रीगेन करना है। तो मारुति सुजुकी, और इसमें जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक पूरा आपके लोग बहुत ही बड़ा प्रेशर बना, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो बहुत ही एक मुश्किल सिचुएशन में फंसी, उससे दुनिया भर की जो ब्रांड्स है, ऑटोमोबाइल ब्रांड्स, उनके जो सेल्स है उस पर भी बहुत कमी आई, ठीक है। मारुति सुजुकी एम्प्लॉयज़ कितने इनके इंडिया में, 16,000 से ज़्यादा। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मतलब है कि जो मारुति उद्योग लिमिटेड था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाउंड किया था, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो अब तो वैसे आपको एक चीज़ बता दूं, मारुति सुजुकी का सारा कंट्रोल सुजुकी के पास है। अब मारुति उद्योग लिमिटेड जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है इंडिया की में जो मार्केट शेयर है उसके बारे में बात की जा सकती है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन सा ऑटोमोबाइल ब्रांड है जिसके 40 साल इंडिया में पूरे, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मारुति उद्योग लिमिटेड के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आज की क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने टॉपिक, जितने न्यूज़ हमें कवर करने थे हमने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने कुछ नया सीखा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी कल शाम की क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू।